आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी को बहुत ही इजी वे में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईसीजी, ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को ईकेजी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ईसीजी और ईकेजी है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। कार्डियो का क्या मतलब होता है? हार्ट। एंड ग्राम का मतलब होता है टू विजुअलाइज। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। तो जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को समझने से पहले आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पता होना चाहिए कि हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये कैसे हमारे हार्ट में जनरेट होता है। इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पता होना चाहिए। कंडक्टिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स देखें तो वो हमारे पास क्या हैं? एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड, एक है बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स। ये चार जो हैं ये आपके कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, यानी इनसे मिलकर आपका ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये बना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसए नोड की। एसए नोड को साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है या फिर इसे प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं? इस एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड से ही जनरेट होती हैं। अब ये एसए नोड प्रेजेंट कहाँ पर होता है? एसए नोड सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। अब ये जो एसए नोड है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो आपका यहाँ पर कौन सी वेन प्रेजेंट होती है? सुपीरियर वेना केवा, जो कि आपकी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपर बॉडी पार्ट से लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा एक लार्जेस्ट वेन है। उसके जस्ट बिलो, बिल्कुल यहाँ पर नीचे करके ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एसए नोड है या फिर साइनो एट्रियल नोड होता है। यहाँ से बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होता है यहाँ पे। इसीलिए एसए नोड को क्या कहा जाता है? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। अब जो इम्पल्सेस यहाँ पर जनरेट हुई हैं एसए नोड में वो यहाँ से आगे किधर जाएंगी? एवी नोड में, ठीक है। अब एवी नोड क्या होता है? एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहा जाता है। एवी नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और इसको सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये जो एट्रियल सेप्टम है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो साइड आपको दिख रही है ये है राइट एट्रियम और ये क्या होगा आपका? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा राइट वेंट्रिकल, जबकि इस साइड पे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। जो दो एट्रियम होते हैं इनके दरमियान में यहाँ पर जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसे एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इस एट्रियल सेप्टम की वॉल पे ये जो आपको दिख रहा है नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब आपको पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल होता है उस वॉल को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब यहाँ पर इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के बिल्कुल करीब और इस एट्रियल सेप्टम में यहाँ पर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड जो है वो प्रेजेंट होता है। होगा क्या कि इम्पल्सेस जो हैं एसए नोड से जनरेट हुई तो वो आकर कहाँ पर स्प्रेड हो जाती हैं? इस एवी नोड में आकर ये स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे ही ये एवी नोड में स्प्रेड होती हैं तो होता क्या है कि जो आपके एट्रियम है दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि एवी नोड के बाद में ये जो इम्पल्सेस हैं ये कहाँ पर जाती हैं? बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस के जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहा जाता है। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है ये कहाँ से अराइज होता है? अराइजेस फ्रॉम एवी नोड। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये था एवी नोड। इस एवी नोड से ही आगे क्या चीज़ अराइज होती है? बंडल ऑफ हिस या जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहा जाता है।
जैसे ही ये एवी नोड से आगे अराइज होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। किसमें? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में ये डिवाइड होता है। एक इसकी लेफ्ट ब्रांच हो जाती है और एक इसकी राइट ब्रांच, जैसे कि ये आपको दिख रही है, एक होगी राइट और एक ये वाली होगी लेफ्ट ब्रांच ऑन ईदर साइड ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके बिल्कुल यहाँ पर ये एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे ऐसे ये डिवाइड हो जाता है और इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। एंड देन बंडल ऑफ हिस के बाद में ये जो नर्व इम्पल्स है ये कहाँ पर जाती हैं? परकिंजी फाइबर में। अब ये परकिंजी फाइबर क्या होता है कि ये जो ईच ब्रांच है बंडल ऑफ हिस की, इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिसे परकिंजी फाइबर कहा जाता है। तो जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो ब्रांचेस, इसे ये छोटी छोटी ब्रांचेस ये जो आपको अराइज होती हुई दिख रही हैं, इनके हम क्या बोलते हैं? परकिंजी फाइबर्स कहते हैं हम इनको। सो परकिंजी फाइबर्स फ्रॉम ईच बंडल ऑफ हिस, मैनी परकिंजी फाइबर अराइजेज एंड स्प्रेड ऑल ओवर दी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। तो इस तरीके से क्या होता है कि सबसे पहले एसए नोड से इम्पल्सेस आई एवी नोड में, देन एवी नोड से कहाँ पर गई? बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर में, और जैसे ये परकिंजी फाइबर में स्प्रेड होंगी तो जो आपके वेंट्रिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो आपका हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है वो काम करता है। सो अब हमने क्या देखा कि हार्ट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई है, और यही जो इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है, इसको जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, स्किन या फ्लूइड होते हैं, इसको रिसीव करते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी टिश्यू है, स्किन, फ्लूइड, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर लेते हैं? रिसीव कर देते हैं, और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो किसके ज़रिए करते हैं? ईसीजी के ज़रिए करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए करते हैं। सो ईसीजी की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। द बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, so the electric activity in the heart can be recorded on the skin surface using electrode position on the limbs or chest. So होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, वो इस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे हार्ट के अंदर, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको रिसीव कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम जब स्किन सरफेस के ऊपर, अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं कि जो हमारी स्किन की सरफेस है इसके ऊपर हम कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स लिम्ब पर लगाए जाते हैं, यानी आपके आर्म्स पे, कुछ लेग्स पर लगाई जाती हैं, और कुछ इलेक्ट्रोड जो हैं वो चेस्ट पर लगाई जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स जो हैं एक साइड से ये इस मशीन के साथ अटैच होते हैं और एक साइड से ये आपकी स्किन की सरफेस पर अटैच होते हैं, और इसी के ज़रिए हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो एक रिकॉर्ड हम करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इसी को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। सो ईसीजी को जो है वो इन्वेंट किसने किया था, ये डिस्कवर जिसने किया था वो था इंथोवन विलियम। इंथोवन विलियम ने जो है इस ईसीजी को जो है वो इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ ईसीजी भी कहा जाता है। देन एक टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? ये बेसिकली टेक्निक है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को स्टडीड किया जाता है। यानी ईसीजी के अंदर तो हम जो है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना एक पेपर के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर आप उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को स्टडी करते हैं। सो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के दरमियान डिफरेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? मशीन बाय विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रिकॉर्डेड, यानी वो मशीन जिसके ज़रिए हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो जैसे कि आपको यहाँ पर ये मशीन दिख रही है, इस मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसके ज़रिए आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर किसके लिए यूज़ होता है? ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो पेपर यूज़ करते हैं, या जिसे सिंपली ईसीजी पेपर भी कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। सो यहाँ पर आपको ईसीजी मशीन से ये पेपर जो दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर और ईसीजी पेपर।
देन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। अब ये जो ईसीजी पेपर आपने देखा, इस ईसीजी पेपर के ऊपर कुछ ये जो आपको मार्किंग दिख रही है, कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं ईसीजी पेपर पे। कुछ लाइंस जो हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ लाइंस आपको ऐसे वर्टिकल दिख रही हैं। तो ये इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड रेफर्स टू द मार्किंग और लाइंस ऑन ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर के ऊपर जो मार्किंग या लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल पर होती हैं, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। सो अगर आप एक बॉक्स को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है छोटा सा, ये वाला। अब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का चाहे आप लाइक हॉरिजॉन्टली देखें चाहे वर्टिकल देखें, ये चारों साइड से आपको कितना इसका डिस्टेंस दिखेगा, 1 मिलीमीटर जो है वो आपको दिखेगा। और हर जो फिफ्थ लाइन है, एवरी फिफ्थ लाइन जो होगी वो 5 mm जो होगी वो थिकेंड होगी। सो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग वर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको बहुत थिक दिख रही है। फिर उसके बाद ये एक लाइन है 1 2 3 4 और ये वाली 5। तो ये जो 5 लाइन है ये हॉरिजॉन्टल में आपको क्या दिख रही है, थिक। सेम अगर आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 एंड ये वाली 5, ये भी आपको क्या दिख रही है, थिक दिख रही है। देन 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपको जो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में जो लाइन दिख रही है वो थिक दिख रही है। अब चाहे आप वर्टिकल में देखें या हॉरिजॉन्टल, लाइक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 2 3 4 और ये 5, ये आपको क्या दिख रही है, फिफ्थ लाइन हर में थिक दिख रही है। सो अगर आप एक फुल ये जो फिफ्थ में देखें, एवरी फिफ्थ लाइन जो है चाहे हॉरिजॉन्टल है या चाहे वर्टिकल है वो क्या होती है, थिकेंड होती है। और इस बॉक्स का अगर हम देखें तो ये कितने, इसका साइज़ या इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 mm, 5 मिलीमीटर। चाहे हॉरिजॉन्टली देखें, ठीक है, यानी वर्टिकल देखें या फिर हॉरिजॉन्टली देखें, ये कितना होगा, 5 mm थिक होगा। सो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ईसीजी पेपर के ऊपर जो लाइनिंग होती है यानी मार्किंग जो होती है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे होती है और कितना होता है, 1 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन को। सो टाइम ड्यूरेशन हम किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली। और ये जो ये आपको दिख रहा है, एक ये जो 1 mm का बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, 0.04 सेकेंड। जबकि अगर हम ये फुल जो एक बड़ा बॉक्स है ये वाला 5 mm वाला, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 0.2 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, यानी कि किस वोल्टेज या किस हाइट के साथ जो वेव है वो फॉर्म्ड हो रही है, एम्पलीट्यूड, तो ये होता है वर्टिकली या फिर वाई एक्सिस पे होता है। तो एक ये जो आपका स्मॉल बॉक्स है 1 mm वाला, इसमें कितना एम्पलीट्यूड होगा, 0.1 मिली वोल्ट। जबकि अगर हमें फुल ये जो 5 mm वाला है इसको वर्टिकली देखें तो ये होगा 5 mm वाले का 0.5 मिली वोल्ट। अब इसके अलावा जो स्पीड ऑफ पेपर है इसको भी देखा जाता है। स्पीड ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो इसको एडजस्ट किया जाता है 25 mm पर सेकेंड एंड 50 mm पर सेकेंड, 50 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऊपर। यूजुअली जो स्पीड ऑफ पेपर है उसको फिक्स्ड किया जाता है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड पर, लेकिन अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो देन हम इसको चेंज कर लेते हैं 50 mm पर सेकेंड पे। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ ईसीजी के। ईसीजी जो है, ईसीजी टेस्ट जो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका यूज़ क्या है, ईकेजी का यूज़ क्या है। सो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये एक पेनलेस, ठीक है, इसमें पेन नहीं होता, आपको एक नॉन इन्वेसिव वे है जिसके ज़रिए आप हार्ट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि एरिथमियाज होते हैं कि अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है या बहुत क्विक हो गई है या इरेगुलर है तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर जो है वो आपको ईसीजी टेस्ट लिख कर देखते हैं। इसके अलावा अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी जो आपके हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है अगर वो ब्लॉक हो जाती है या किसी भी वजह से इंटरप्ट हो जाती है, फैटी सब्सटेंसेस वहाँ पर अगर बिल्डअप हो गए हैं तो उसको चेक करने के लिए भी ईसीजी की जाती है। हार्ट अटैक यानी एंजाइना वगैरह के लिए कि अगर आपका जो सप्लाई है ब्लड का हार्ट को वो सडनली ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, उसको चेक करने के लिए भी आप ईसीजी करते हैं। देन कार्डियोमायोपैथी, यानी अगर हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो अगर थिक हो गई हैं या इनलार्ज हो गई हैं तो उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा अगर जो हार्ट की जो मसल्स हैं जैसे मायोकार्डियम जो मसल लेयर है उसको अगर ब्लड फ्लो जो है वो सही से नहीं मिल रहा, यानी इस्कीमिया हो गया है,
तो उसको चेक करने के लिए भी क्या परफॉर्म करते हैं, ईसीजी को परफॉर्म करते हैं। सो ईसीजी टेस्ट में आपने देखा होगा कि लीड्स जो होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो स्किन सरफेस पे लगाए जाते हैं, जैसे कि आपकी लिम्स के ऊपर, आपकी चेस्ट के ऊपर। तो वो जो 12 लीड्स होती हैं, अब हम उनको देखते हैं कि वो लीड्स क्या होती हैं और कहाँ पर प्लेस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड की, या जिनको स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है। सो बाइपोलर लिम्ब लीड्स को स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है। अब ये होती हैं टू लिम्स, ये कहाँ पर कनेक्ट होती हैं, टू लिम्स पे हम इनको कनेक्ट करते हैं टू ऑब्टेन दीज लीड्स एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड और ऑपोजिट पोलैरिटी। यानी कि एक इलेक्ट्रोड, ये बाइपोलर इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसको हम लोग दोनों लिम्स पे लगाएंगे, ठीक है, दोनों लिम्स को ये आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। अब ये जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं, ये जिसे स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स कहा जाता है, ये होती हैं 3 टाइप्स की। एक को हम कहते हैं लिम्ब लीड 1, एक होती है लिम्ब लीड 2 और एक होती है लिम्ब लीड 3। तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्ब लीड 1 की। बाइपोलर लिम्ब लीड्स में जो पहली लीड है वो क्या है, लिम्ब लीड 1। ये कहाँ पर लगाई जाती है, जो आपका राइट आर्म है, ये जो राइट आर्म है इसके साथ कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है इंस्ट्रूमेंट का वो कहाँ पर लगाया जाता है, राइट आर्म के साथ, जबकि लेफ्ट आर्म के साथ कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। सो लिम्ब लीड 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आर्म के साथ कौन सा टर्मिनल लगाया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल, जबकि जो आपका लेफ्ट आर्म है उसके साथ लगाया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरीके से जो लिम्ब लीड 2 है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी राइट आर्म है उसके साथ लगाया जाता है नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि अभी हमने लिम्ब लीड 1 में बात की, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लगाया जाता है लेफ्ट लेग के साथ। तो ये जो लेफ्ट लेग है इसके साथ क्या लगाया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है। नेक्स्ट है लिम्ब लीड 3। सो लिम्ब लीड 3 में जो आपकी लेफ्ट आर्म है इसके साथ लगाया जाता है नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ क्या लगाया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल, जबकि लेफ्ट लेग के साथ क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। सो इस तरीके से जो आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड्स हैं, ये जिसे स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स कहा जाता है, वो प्लेस की जाती हैं आपकी लिम्स पे। तो ये टोटल कितनी होती हैं, 3 होती हैं, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3। तो इसमें जस्ट डिफरेंस ये याद रखें कि राइट आर्म के साथ तो नेगेटिव ही है, लेफ्ट लेग के साथ भी पॉजिटिव टर्मिनल ही होगा, लेकिन जो आपकी लेफ्ट आर्म है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी अटैच होगी और नेगेटिव के साथ भी होगी। अब बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बाद में होती है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर लीड्स जो है ना, इनको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने यूनिपोलर लीड्स जस्ट लिखा है। बाइपोलर लिम्ब लीड जैसे मैंने लिखा है, इसमें यूनिपोलर लिम्ब लीड नहीं लिखा पहले। तो इसको समझते हैं। यूनिपोलर जो लीड्स होती हैं, अ लीड कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी इसमें यूनि का मतलब होता है 1, यानी इसमें जस्ट एक ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जिसे एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, और एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसमें क्या होंगे, कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब ये जो यूनिपोलर लीड्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं वो यूनिपोलर लीड जो कि आपकी लिम्ब पे लगाई जाती हैं, यानी कि आपकी आर्म्स पे और आपकी लेग्स पे, और एक यूनिपोलर चेस्ट लीड होती हैं जो कि चेस्ट पे लगाई जाती हैं। सो यूनिपोलर लीड्स 2 टाइप की होती हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड यूनिपोलर चेस्ट लीड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स क्या होती हैं। अब ये जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं इनको ऑगमेंटेड लिम्ब या फिर वेक्टर लीड्स भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं इनको ऑगमेंटेड लिम्ब या फिर वेक्टर लीड्स भी कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, जस्ट एक ही सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, जो कि किसके साथ कनेक्ट होगा, आपकी एक लिम्ब के साथ कनेक्ट होगा। यानी कोई भी आपकी लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, लेफ्ट लेग है, उसके साथ क्या चीज़ अटैच होगी, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच होगा। और इसके अलावा जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो किसी भी 2 लिम्ब्स के साथ अटैच हो सकते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं कैसे ये होगा। तो लिम्ब लीड 3 तक आपको क्लियर हो गया। 3 लीड्स जो होती हैं वो बाइपोलर होती हैं। अभी जो 3 लीड्स हम देख रहे हैं वो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं। जैसे कि लीड 4,
लीड 3 तक तो बाइपोलर थी। अब ये जो लीड 4 है इसे कहते हैं AVR। तो ये इंपॉर्टेंट याद करना है आपने कि जो लीड 4 है इसको AVR कहा जाता है। AVR स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ठीक है। A फॉर ऑगमेंटेड, V फॉर वेक्टर एंड R फॉर राइट। तो इसको याद करने का भी आसान तरीका यही है कि आपने इसको कैसे याद करना है कि यूनिपोलर है तो इसमें जस्ट एक ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगेगा कहाँ पर, आपकी राइट आर्म में। सो AVR जो होती है वो कहाँ पर लगाई जाती है, राइट आर्म में, और जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अदर 2 पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली साइड है राइट आर्म और ये वाली है आपकी लेफ्ट आर्म। सो राइट आर्म पे क्या लगाया गया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया गया है, ठीक है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और जो आपकी लेफ्ट आर्म है और जो आपकी लेफ्ट लेग है इस पे क्या लगाया होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड है लीड नंबर 5 जिसे AVL भी कहा जाता है। सो लीड 5 को AVL कहा जाता है या फिर इसको ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट कहा जाता है। तो इसमें लेफ्ट आता है तो इसको आपने कैसे याद रखना है कि ये कहाँ पर लगाई जाएगी, आपकी लेफ्ट आर्म में। AVL जो है वो उसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता है, लेफ्ट आर्म में प्लेस किया जाता है, जबकि जो अदर 2 हैं यानी कि राइट आर्म और लेफ्ट लेग इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस किया जाता है। देन है लीड 6 जिसे AVF कहा जाता है। AVF स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, यानी कि ये कहाँ पर लगाई जाती है, आपकी फुट यानी कि आपके लेग पे लगाई जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगाया जाता है, जो आपकी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग के ऊपर क्या चीज़ लगाया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जबकि आपकी जो राइट आर्म है और जो आपकी लेफ्ट आर्म है इसके ऊपर क्या चीज़ लगाई जाती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस किए जाते हैं। तो यूनिपोलर लीड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को। अब हम बात करते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड्स की। सो यूनिपोलर चेस्ट लीड जो होती हैं, अब ये भी इसमें एक ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। और यूनिपोलर चेस्ट लीड को प्रीकॉर्डियल लीड्स और वी लीड्स कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिपोलर चेस्ट लीड्स को प्रीकॉर्डियल लीड्स और वी लीड्स कहा जाता है। ये टोटल होती हैं 6। याद रखिएगा जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो 6 होती हैं। ईच जो है वो क्या होती है, उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एंड स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऑन अ 6 पॉइंट ऑफ द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली 6 पॉइंट्स पे आपकी चेस्ट पर प्लेस की जाती हैं। और जो इनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो आपकी लिम्स पे लगाए जाते हैं, लाइक आपकी राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे या फिर लेफ्ट लेग के ऊपर। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5000 ओम्स। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है ये जो यूनिपोलर चेस्ट लीड है, 6 जो लीड्स हैं इसको हम चेस्ट पे कैसे प्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यूनिपोलर चेस्ट लीड्स को क्या कहते हैं, प्रीकॉर्डियल लीड्स और वी लीड्स। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे कर रहे हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। सबसे पहले देखते हैं V1 को। सो V1 कहाँ पर प्लेस की जाती है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 1, 2, 3 एंड दिस वन इज़ द 4th, यानी 4th इंटरकॉस्टल जो स्पेस है, यानी रिब 4 और 5 के दरमियान की जो स्पेस है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटर कहते हैं बिटवीन, कॉस्टल कहते हैं रिब, 2 रिब्स के दरमियान वाली स्पेस, यानी जो रिब 4 और 5 के दरमियान में ये जो स्पेस है यहाँ पर, और कौन सी जगह पे, नियर राइट स्टर्नल बॉर्डर। अब आपको पता है कि रिब्स के दरमियान में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। अब ये जो स्टर्नम की जो राइट वाला बॉर्डर है, यहाँ पर राइट बॉर्डर पे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या चीज़ लगाई जाती है, V1 को प्लेस किया जाता है। सो V1 कहाँ पर प्लेस होती है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस नियर राइट स्टर्नल बॉर्डर। नेक्स्ट है V2। सो V2 कहाँ पर लगाई जाती है, ओवर 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही ऐसे ऊपर करके लगाई जाती है, लेकिन नियर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, यानी ये स्टर्नम थी ब्रेस्ट बोन, इसकी लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे V1 होती है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, जबकि राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होगी, आपकी V2 जो है वो यहाँ पर प्लेस होगी। देन है V3। सो V3 को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले V4 को देखते हैं।
सो V4 जो है वो कहाँ पर प्लेस की जाती है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ तक ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस थी, ये वाली क्या है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है यहाँ पर, और कौन सी जगह पे, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी यहाँ पर जो आपकी बोन होती है क्लेविकल, ठीक है, जिसे ब्यूटी बोन और कॉलर बोन भी कहा जाता है, इस क्लेविकल के बिल्कुल मिड में, ऐसे नीचे की तरफ जो आपको ब्लू कलर में लाइन शो हो रही है, मिड में, और कहाँ पर, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो लीड प्लेस की जाती है वो होती है V4। और जो V3 है वो कहाँ पर प्लेस की जाती है, V2 और V4 के दरमियान में यहाँ पर जो प्लेस की जाती है वो होती है V3। देन है V5। सो V5 भी जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही प्लेस की जाती है, लेकिन लेफ्ट एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन। सो ये आपका ऑक्सिला वाला रीजन है, ऑक्सिलरी रीजन। तो ये जो एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन है, ये वाली एंटीरियर में, इस पे क्या प्लेस की जाती है, V5 को प्लेस किया जाता है, जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, और लेफ्ट एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन पे क्या प्लेस की जाती है, V5। नेक्स्ट है V6। तो V6 भी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही लगाई जाती है, लेकिन लेफ्ट मिड ऑक्सिलरी लाइन, यानी जो ये आपकी मिड ऑक्सिलरी लाइन है, ये इसके लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट मिड ऑक्सिलरी लाइन है, यहाँ पर क्या प्लेस की जाती है, V6। तो यूनिपोलर चेस्ट लीड या प्रिकॉर्डियल लीड्स और V लीड्स टोटल 6 होती हैं, और इस तरीके से हम इनको डिफरेंट पोजीशन पे चेस्ट पे प्लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं ECG ऑफ वन कार्डियक साइकिल। जो एक कार्डियक कंप्लीट साइकिल होती है उसकी ECG अगर हम देखें, तो अगर आप एक नॉर्मल ECG को देखें तो आपको उसमें 5 वेव्स शो होती हैं। एक जो नॉर्मल ECG ट्रेसिंग होती है उसमें आपको 5 वेव्स शो होती हैं, और वो 5 वेव्स कौन कौन सी होती हैं, P, Q, R, S एंड T। यानी ABC से ये स्टार्ट नहीं होंगी, ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, P से, P, Q, R, S एंड T। सो एक नॉर्मल ECG ट्रेसिंग जो है उसमें आपको 5 वेव्स शो होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P वेव की, कि ये P वेव जो है ये कब अराइज होती है, किसको शो करती है। सो P wave arise when the impulse from the SA node sweeps over the atria। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ से जनरेट होती है, SA नोड से जनरेट होती है। तो ये P वेव कब बनती है, जब आपकी इम्पल्सेस SA नोड से स्वीप होकर पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो जाती हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट में, जिसे P वेव को के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। यानी कि यहाँ पर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, आपके हार्ट के जो एट्रियम है जिसे आप राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब उसका सिस्टोल होता है या डीपोलराइजेशन होती है, तब जो वेव बनती है उसे बोलते हैं P वेव। एंड P वेव का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड होता है 0.12 मिली वोल्ट। P वेव के बाद में जो नेक्स्ट वेव होती है वो है QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द AV नोड थ्रू द AV बंडल एंड Purkinje फाइबर एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। अब जैसे कि मैंने अभी आपको कंडक्टिंग सिस्टम में क्या चीज़ एक्सप्लेन की कि सबसे पहले इम्पल्सेस जनरेट होती हैं SA नोड से, SA नोड से कहाँ पर जाती हैं, इस AV नोड पे, देन AV नोड से कहाँ पर जाएंगी, ये जो बंडल ऑफ हिस है, देन बंडल ऑफ हिस से कहाँ पर जाती हैं, Purkinje फाइबर, एंड देन ये जो Purkinje फाइबर में दोनों वेंट्रिकल्स में जब ये स्प्रेड होती हैं देन क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कौन सी वेव शो करती है, QRS कॉम्प्लेक्स, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.08 to 0.10 सेकेंड। एम्पलीट्यूड की बात करें तो Q वेव का होता है 0.1 to 0.2 मिली वोल्ट, R का होता है 1 मिली वोल्ट एंड S का होता है 0.4 मिली वोल्ट। जबकि जो T वेव होती है, ये T वेव ये क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को ये शो करती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ये शो करती है। टी वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड होता है 0.3 मिली वोल्ट।
अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हुए और रिलैक्स भी हुए, लेकिन एट्रिया सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रिया रिलैक्स नहीं हुए, एट्रिया की रिलैक्सेशन नहीं हुई, एट्रिया की डीपोलराइजेशन तो हुई लेकिन एट्रिया की रिपोलराइजेशन नहीं हुई। तो वो इस वजह से नहीं होती कि जब ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, सो इसी टाइम में जो है ये इतना लंबा ड्यूरेशन होता है कि इसी में जो आपके एट्रियम होते हैं वो साथ साथ रिलैक्स भी हो जाते हैं। सो इसलिए एट्रिया की रिलैक्सेशन की कोई भी वेव नहीं बनती। सो द एट्रियल रीपोलराइजेशन अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने क्या याद रखना है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे सो उसी वक्त एट्रियम क्या हो जाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं। सो इसी वजह से इनकी कोई जो वेव है वो सीन नहीं होती बिकॉज ऑफ लार्ज QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ECG जो अभी हमने इतना सारा डिस्क्राइब किया, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ECG SA नोड से, साइनो एट्रियल नोड से, प्राइमरी पेसमेकर जो हार्ट का है वहाँ से जनरेट हो रही हैं, इसीलिए हम इसको साइनस रिदम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइनस रिदम। और ये जो रेट होता है साइनस रिदम का वो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ कि एक एडिशनल वेव भी है आपके पास जो बनती है, उसे हम U वेव कहते हैं। ये एक एडिशनल वेव है जो बनती है और ये किसको शो करती है? परकिंजी रिपोलराइजेशन। जो परकिंजी होते हैं उनकी रिपोलराइजेशन को ये शो करती है। इज़ ऑफन विजिबल बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये आपको बस बहुत रेयर एडिशनल वेव है जो कि आपको दिख सकती है, लेकिन नॉर्मली जो ECG ट्रेसिंग में आपको शो होती हैं वो 5 वेव्स ही होती हैं, P, Q, R, S एंड T। सो आपने क्या याद रखना है? P वेव किसको शो करती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी एट्रिया के सिस्टोल को, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको शो करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। जबकि T वेव जो है वो किसको शो करती है? ये शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को शो करती है। और एडिशनली आपको क्या वेव शो होती है? U वेव। इसके अलावा जो ECG होता है इसमें कुछ इंटरवल्स भी होते हैं और कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा PR इंटरवल का। सो PR इंटरवल क्या होता है? इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ P वेव एंड ऑनसेट ऑफ Q वेव, यानी कि P वेव के स्टार्ट होने से पहले से लेकर और Q वेव के स्टार्ट होने से पहले तक, यहाँ तक का जो इंटरवल होता है उसे हम क्या कहते हैं? PR इंटरवल। और इसका ड्यूरेशन जो होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ये किसको शो कर रहा है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द SA नोड टू वेंट्रिकल्स वाया AV नोड। सो कैसे जो SA नोड से जो इम्पल्सेस जा रही हैं AV नोड तक, तो उस ड्यूरेशन में ये जो इंटरवल होता है उसे हम क्या कहते हैं? PR इंटरवल। और ये होता है 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स तक। देन होता है RR इंटरवल। सो RR इंटरवल जो है ये क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जेक्टिव R वेव, यानी ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक R वेव होगी, इस एक R वेव से लेकर सेकंड जो फॉर एग्जांपल R होगा जो नेक्स्ट वेव का, उनके दरमियान जो फॉर एग्जांपल एक इंटरवल है उसे हम क्या बोलते हैं? RR इंटरवल कहते हैं। और ये होता है 0.8 सेकेंड, यानी ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल को शो करता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है। देन है QT इंटरवल। ये क्या होता है? इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ Q वेव। सो इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ Q वेव एंड एंड ऑफ T वेव, यानी Q वेव के स्टार्ट होने से पहले से लेकर T वेव के एंड तक का जो इंटरवल है उसे क्या बोलते हैं? QT इंटरवल। और ये किसको शो करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को या फिर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है ये उसको शो करता है। और इसका ड्यूरेशन होता है 0.20 से 0.40 सेकेंड। तो ये 3 इंटरवल्स होते हैं, PR, RR एंड QT इंटरवल। देन हमारे पास होते हैं सेगमेंट्स, PR सेगमेंट। सो PR सेगमेंट क्या होता है? फ्लैट लाइन बिटवीन द एंड ऑफ P वेव। ये P वेव का एंड है, यहाँ पर ये आपको फ्लैट लाइन दिख रही है। सो फ्लैट लाइन बिटवीन द एंड ऑफ P वेव एंड स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो आपको यहाँ पर एक फ्लैट लाइन शो होती है इसे हम कहते हैं PR सेगमेंट। ये किसको शो करता है? टाइम डिले बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन। तो उसके दरमियान अगर कोई टाइम डिले हो रहा है एट्रियम और वेंट्रिकुलर की एक्टिवेशन में, तो उसको जो सेगमेंट शो करता है वो होता है PR सेगमेंट। और एक होता है ST सेगमेंट।
एस टी सेगमेंट क्या होता है, ये टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द एंड ऑफ एस वेव, ये एस वेव का एंड है, एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव, यानी टी वेव के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो सेगमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। और ये क्या होता है, टाइम बिटवीन द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है उसके दरमियान का जो टाइम है उसके लिए एस टी सेगमेंट होता है, और ये होता है 0.08 सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम ईसीजी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।